हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल टीचर जी। बच्चों, ये है वीडियो लेक्चर नंबर 01 हमारे क्लास 9 CBSE साइंस का। यह है चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स पोर्शन का और NCERT बुक से आई थिंक ये है चैप्टर नंबर 8। तो चलिए हम लोग करते हैं इस वीडियो को शुरू। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करें इस चैप्टर के नेम की कि मोशन। बच्चों, इस चैप्टर का नाम मोशन के अलावा रेस्ट भी तो हो सकता था, रेस्ट एंड मोशन भी हो सकता था, स्पीड वेलोसिटी ये सारी चीज़ें हुई हो सकती थी, लेकिन इस चैप्टर का नाम मोशन ही क्यों पड़ा? क्योंकि बच्चों इस हमारे जो फिज़िकल वर्ल्ड में, मतलब कि हमारा पूरा अर्थ है, जो हमारा जो फिज़िकल वर्ल्ड है, इसमें हर एक मैटर तो समझ में आ रहा है? हाँ, मैटर समझ में आ रहा। सर पहला वीडियो देखे थे। तो हर एक मैटर मोशन में होता है। क्या क्या? इस फिजिकल नेचर में, इस पूरे फिजिकल नेचर में हर एक मैटर जो है वो मोशन में है। ये अब आगे वीडियो कंटिन्यू जब होगी तब आपको समझ में आएगा कैसे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोशन। तो मतलब कि जो कार्स हैं, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, हाँ, एरोप्लेन्स हैं, ये सारी चीज़ें जब चलती हैं तो ये सब क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं? हमारे मोशन करते हैं। हमारा पूरा अर्थ है, हमारा पूरा मून है, हाँ, ये सब क्या करते हैं? मोशन करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले टॉपिक देखेंगे कि रेस्ट क्या है। सबसे पहले हम लोग मोशन नहीं, सबसे पहले अब बात करेंगे रेस्ट क्या है। रेस्ट का डेफिनेशन क्या है? रेस्ट मीन्स ऐसी कौन सी चीज़, मतलब जो रुकी हुई हो। ठीक, लेकिन रुकी तो कोई चीज़ नहीं है। मैंने बोला कि हर चीज़ मोशन में है, तो रुकी क्या है देखते हैं। रेस्ट क्या है? ठीक, रेस्ट को डिफाइन किया कैसे गया है? ठीक है, तो रेस्ट को डिफाइन ऐसे किया गया है कि अ बॉडी इज, देखो, अ बॉडी इज said to be in rest if it do not changes its position. इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, और भी है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। कोई भी बॉडी हमारी जो होती है उसे रेस्ट में हम तब कह सकते हैं जब इफ इट डू नॉट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, with respect to its surrounding, with the passage of time, with the passage of time। इन्हीं दोनों बातों में बहुत बड़ी चीज़ है, with the passage of time। इसी से हमारा रेस्ट और मोशन में डिफरेंस है। देखते हैं क्या है। देखो, कोई भी बॉडी हमारी रेस्ट में तब है जब वो अपने पोजीशन को ना चेंज करे, लेकिन किस किस चीज़ के रेस्पेक्ट में। देखो, पहली बात है कि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता जाए, जैसे जैसे हमारी टाइम, जैसे टाइम तो हमारा चलता जाता है, मतलब टाइम ऐसे चलता रहे, लेकिन कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर रेस्ट में है, मतलब कि अपने पोजिशन को नहीं चेंज कर रहा है, समय हमारा चलता जाएगा, इसकी बात अलग है। लेकिन अगर अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, अपने पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है तो क्या कहलाएगा? रेस्ट में। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप जो कॉपी अपने बेंच पे रखे, कॉपी लेकर के बैठो ना, हाँ, कॉपी लेकर के बैठो, नोट्स बनाते रहना, हाँ। तो देखो, जैसे कॉपी बेंच पे रखे हो, पेन बेंच पे रखे हो, ठीक, तो ये दोनों टाइम के साथ, तो भाई टाइम तो चल रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में ये अपने पोजीशन को नहीं चेंज कर रहे हैं। अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपने पोजीशन को नहीं चेंज कर रहे हैं। भाई टेबल पे रखे हो अपने बुक कॉपी को, टेबल के रेस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रहा है। बाहर दरवाज़ा होगा, दरवाजे के रेस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रहा है। दीवार है, दीवार के रेस्पेक्ट में नहीं चेंज हो रहा है ना। ये अपने पोजीशन को, अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपने पोजीशन को अगर नहीं चेंज करेगा तो क्या है? रेस्ट में, विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक, तो पैसेज ऑफ टाइम मतलब टाइम तो हमेशा चलता ही रहता है, लेकिन बात क्या है खास? विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक,
बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे इसी कमरे में अभी मंदिर में छोटी सी माता जी हैं, सरस्वती माता की मूर्ति है। वो समय बीतता जा रहा है, लेकिन अपने पूरे मंदिर के ढांचे के रेस्पेक्ट में वो वहीं रेस्ट में हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं बच्चा पार्टी, रेस्ट हो चुका, अब हम लोग बात करते हैं मोशन की। तो मोशन किसे कहते हैं? मैं इसे मिरर इरेज कर दूं? नहीं, क्या करो, सिर्फ हेडिंग डालो मोशन। मोशन, तो मोशन क्या होगा? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to its surrounding with the passage of time। हमारा मोशन क्या है? कोई भी बॉडी, हाँ, कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर अपने पोजीशन को चेंज कर रही है, हाँ, अगर अपने पोजीशन को इधर उधर चेंज कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वो बॉडी हमारी मोशन में। जैसे कि मैं अभी आगे आ रहा हूँ अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल सराउंडिंग में देखो, हमें क्या, कोई एक पॉइंट मानना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये कैमरा ही मान लो, हाँ, ये, हाँ कैमरा, तो कैमरे के रिस्पेक्ट में अभी मैं आगे आ रहा हूँ, अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। ये कैमरा अगर मेरा सराउंडिंग है, हाँ, तो कैमरे के रिस्पेक्ट में मैं अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। पीछे आ गया, अभी अपने पोजीशन को चेंज करो, मतलब कि मैं मोशन में हूँ, हाँ, मैं मोशन में हूँ। मतलब कि मैं मोशन में कब हूँ? जब मैं अपने पोजीशन को विद रिस्पेक्ट ऑफ माई सराउंडिंग दैट इज यू, विद रिस्पेक्ट टू माई सराउंडिंग, मतलब कि आप, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम तो बीतता ही जा रहा है, हमारा समय तो बीतता ही जा रहा है, लेकिन अपने रिस्पेक्ट, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मैं अगर अपने पोजीशन को चेंज करूँ तो क्या कहलाऊंगा? मोशन में। तो अब मैं बोलने जा रहा था जो सबसे पहले बोला कि एवरीथिंग इन दिस फिजिकल वर्ल्ड इज इन मोशन। तो भैया रेस्ट कहाँ गया? एवरीथिंग इन दिस फिजिकल वर्ल्ड इज इन मोशन। हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं, एवरीथिंग, वो मोशन में, किस में है? मोशन। एवरीथिंग इन दिस फिजिकल वर्ल्ड इज इन मोशन। मतलब कि ये जो कैमरा है, मतलब आप, ये जो आपकी कुर्सी है, आप जिस पे बैठे हैं, आपका पेन, पेपर, टेबल, दीवार, सब कुछ मोशन में है। विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इसका सराउंडिंग क्या है? ये पूरा अर्थ हमारा मोशन में है। तो किसके रिस्पेक्ट में? हमारे सन के रिस्पेक्ट में। समझे क्या? मतलब अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ना, तो मेरा सराउंडिंग ये है, ठीक है, मैं इन सभी के रिस्पेक्ट में भी रेस्ट में हूँ, ठीक। ये सभी चीज़ें हमारे पूरे, क्या बोलते हैं, हमारा पूरा अर्थ के रिस्पेक्ट में, पूरा अर्थ हमारा रेस्ट में, मान लो ऐसे ऐसे घूम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो अर्थ है वो मोशन में है, हमारे सन के रिस्पेक्ट में। समझे आप? तो ऐसे ही देखो, बात क्या हुई कि हम किस नज़रिए से देख रहे हैं। बात क्या है कि हम किस नज़रिए से देख रहे हैं। अगर मैं, ये मेरा मार्क, मतलब ये मेरा चौक अगर ऐसे है, तो अभी मैं कह सकता हूँ रेस्ट में है कैमरे की नज़र में, मतलब आपकी नज़र में, मतलब आपके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है अभी, ठीक। लेकिन ये मोशन में है पूरे हमारे शन के रिस्पेक्ट में, ठीक। मतलब कि हमें सराउंडिंग से किसी एक पॉइंट को लेना होगा कि मतलब कि मैं मोशन में हूँ या रेस्ट में हूँ, दो के दोनों में अभी हूँ, लेकिन मैं मोशन में हूँ या रेस्ट में हूँ, इसको डिफाइन करने के लिए मुझे एक पॉइंट की आवश्यकता होगी। मतलब सराउंडिंग के किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में है कि नहीं। हमारे सराउंडिंग में तो कई चीज़ें हैं जो मोशन में हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि अभी मैं अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, रेस्ट में हूँ, लेकिन मेरे कमरे के बाहर कार जा रही है। तो अब जब कार जा रही है तो कार को अगर मैं एक पॉइंट मान लूँ तो उस कार के रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूँ, क्योंकि कार जा रही है। कार को तो मैंने एक फिक्स पॉइंट मान लिया, ठीक, कार को मैंने एक फिक्स पॉइंट मान लिया। अब उसके रिस्पेक्ट में हम, मेरे और कार के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। तो जब डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब कि मैं अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। कार को मैं अगर उसके, मतलब कार को एक फिक्स पोजीशन बना रहा हूँ, ठीक, कार मेरा चल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कार मेरा चल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्स, मैं उसको एक फिक्स पॉइंट मान रहा हूँ, ठीक। अगर उस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं देखूँ तो खुद को मैं क्या करूँगा,
मोशन में पाऊंगा। ठीक, अगर कार में दो लोग पास पास में बैठे हैं, कार में दो लोग पास पास में बैठे हैं, जैसे कि एक कार का ओनर हो गया, एक कार का ड्राइवर हो गया, दो लोग हैं पास पास में हैं, बैठे हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो दोनों आपस में क्या हैं, रेस्ट में हैं, लेकिन कार के जस्ट बाहर वाला आदमी इनके मोशन में है। समझे क्या? ठीक है, अभी नहीं समझे, एक बार और फिर से देखो। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक पॉइंट की, मतलब कि एक पॉइंट कोई चूज़ करना पड़ेगा जिसके रिस्पेक्ट में, कोई एक पॉइंट चूज़ करना पड़ेगा जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। ठीक भाई, पॉइंट तो चूज़ करना ही पड़ेगा, उसी के तो रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। ठीक, मेरे सर पे आ रहा है बहुत ज़्यादा पसीना। ठीक, अब देखो, बात यहाँ से हम लोग किए कि एक फिक्स पॉइंट की, तो उस फिक्स पॉइंट को हम लोग कहेंगे क्या? उस फिक्स पॉइंट को हम लोग कहेंगे ओरिजिन। क्या कहेंगे? ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन क्या है? द रेफरेंस पॉइंट। एक वो रेफरेंस पॉइंट, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट माना है। द रेफरेंस पॉइंट, द रेफरेंस पॉइंट chosen from surrounding, the reference point chosen from surrounding is called, नहीं अभी रुक, the reference point chosen from surrounding with respect to which, with respect to which any body, but with respect to which any body is said to be in rest, or motion। क्या क्या, अभी देखो फिर से, द रेफरेंस पॉइंट चूजन फ्रॉम सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू विच एनी बॉडी, विद रिस्पेक्ट टू विच एनी बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट और मोशन, दैट पॉइंट, दैट रेफरेंस पॉइंट और दैट पॉइंट that reference point is called as origin। पंखा ना चलाओ यार, बड़ी गर्मी है, लेकिन पंखा चलाओ तो बड़ा आवाज है। ठीक, ओरिजिन क्या है? वो रेफरेंस पॉइंट हमारे सराउंडिंग से कोई एक रेफरेंस पॉइंट हम चूज करें जिसके रिस्पेक्ट में कोई बॉडी हम कह सकें कि वो रेस्ट में है या तो मोशन में है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे। अब बात आपको क्लियर हुई? हाँ, अब बात हमको क्लियर हो गई। ठीक, अब देखो, अब हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। इतना हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो, ओरिजिन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन जैसे कि हमारा पूरा फिजिकल वर्ल्ड मोशन में है, मतलब कि हमारी पूरी अर्थ मोशन में, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? सन। मतलब कि सन का कोई एक फिक्स पॉइंट ले लो जिसको कहेंगे ओरिजिन। ओरिजिन, उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमारा अर्थ जो है मोशन में है। हमारा अर्थ, अगर मैं अर्थ के किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मतलब कि ओरिजिन मानूं, तो उसके रिस्पेक्ट में मेरा मून मोशन में है। ठीक, समझे क्या? समझ गए? तो ओरिजिन जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। समझ गए कि किसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं? जैसे कि हम लोग कार्टेशियन प्लेन का नाम आप सुने होंगे, जैसे कि एक्स वाई एक्सिस का जो एक ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि ये होता है ना, तो यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -1 -2 -3 ऐसे हम लोग करते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओरिजिन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम यहाँ से 1 यूनिट चले, यहाँ से 2 यूनिट चले, यहाँ से 3 यूनिट, यहाँ से 4 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से 2 यूनिट, यहाँ से 3 यूनिट, यहाँ से एक अलग डायरेक्शन में, यहाँ से दूसरे डायरेक्शन में 1 यूनिट, दूसरे डायरेक्शन में 2 यूनिट, यहाँ से इस डायरेक्शन के अपोजिट वाले डायरेक्शन में 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? ओरिजिन। भाई यहाँ के रिस्पेक्ट में मैं क्यों नहीं कह रहा?
क्योंकि ये हमारा नहीं वैलिड है। यही एक पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें। अगर यहाँ के पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो यहाँ से हम एक्सेस खींचते हैं, यहाँ से 1 2 3 करते हैं, 1 2 3 करते हैं, 1 2 3 करते हैं, 1 2 3 करते हैं। समझ में आया? अब समझ में आ गया। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं, बात करने से पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी कहानी, जैसे कि आप अपना नाम ले लीजिए। ले लिए? चलो ठीक है। अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम ले लीजिए। ले लिया? वो देखो, हमारा जो ग्राफ होता है, हाँ, कोई ग्राफ जब होता है तो उसे हम लोग डायरेक्शन में जब बांटते हैं तो इधर करते हैं ईस्ट, इधर करते हैं वेस्ट, इधर करते हैं नॉर्थ और इधर करते हैं साउथ। समझ में आया? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है शुभम। ठीक, शुभम क्या किया, ए पॉइंट से, मतलब कि x मीटर्स मान लो, हाँ, जैसे कि मैं मान लूँ 2 मीटर, हाँ, 2 मीटर ईस्टवर्ड गया बी पॉइंट तक। शुभम ने क्या किया, ए से बी गया, शुभम ए से बी गया 2 मीटर, फिर बी से मेरा नॉर्थ डायरेक्शन में गया सी तक, वो भी 2 मीटर। ठीक, तो अब शुभम ने कितना डिस्टेंस कवर किया, शुभम ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 2 और 2 4, शुभम ने डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ, 2 + 2 = 4 मीटर्स। ठीक, शुभम ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर का। क्यों? तो डिस्टेंस क्या हुआ, तो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय शुभम, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय शुभम। शुभम ने कितना पाथ लेंथ कवर किया, उसी को हम लोग ऐड कर लिए। ठीक, ए से बी गया 2 मीटर, बी से सी गया 2 मीटर, कितना गया, 4 मीटर। इसी को कहते हैं हम लोग डिस्टेंस। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट कितना पाथ लेंथ कवर कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वो उतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। समझ में आया? तो अब देखो, शुभम ने क्या किया, 2 मीटर ईस्ट में गया, 2 मीटर नॉर्थ में गया। ठीक हो गया। अब एक्चुअली अगर मैं बोलूं कि शुभम ने कम से कम, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कवर किया, तो ध्यान से देखो, शुभम यहाँ पे था स्टार्टिंग में, फाइनली यहाँ पहुँच गया। मतलब कि लास्ट में शुभम मेरा कहाँ गया, यहाँ पे, है ना। शुभम मेरा कहाँ पे आया, शुभम ने यहाँ से यहाँ, हाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय किया। मतलब कि AC जो डिस्टेंस है, इसी को शुभम ने तय किया। फाइनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है भाई, अगर सी पॉइंट पे जाना है तो बी पे वो क्यों फालतू में गया, बी पे गया तो डिस्टेंस को कवर किया। लेकिन ए से सी जो गया, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, किसमें, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में। अब ये कितना हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पाइथागोरस थ्योरम का नाम आपने सुना हो, तो उसको अप्लाई करके ये जाएगा 2√2 मीटर्स। ठीक, जैसे कि मैं इस डिस्टेंस को मिटा दूं तो इसको 2√2 कैसे हुआ ये मैं आपको बता दूं। ठीक, देखो, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, अब देखो, किसी भी हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिफाइन करना है, कैसे आपको चूज करना है कि क्या है हाइपोटेनस, क्या है परपेंडिकुलर, क्या है बेस, तो बता दूं मैं से कोई पॉइंट जहां से आप देखना चाह रहे हो, हाँ, ए से स्टार्ट किए, यहीं से देखो, हाँ, ये है मेरा, यहां से देखो, इसके यहां से अगर देख रहे हो तो इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाली जो लाइन है, इसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर। ठीक, अब जो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है, क्या, इसमें एक ना एक सबसे बड़ी लाइन आएगी। 3 के तीनों लाइन बराबर नहीं हो सकती। आप खुद सोच सकते हो 3 लाइंस कैसे बराबर हो सकती हैं जब एक क्लोज पाथ बनाएं। ठीक, वो तब बनाएंगी, मेरा
60 डिग्री वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेकिन इक्विलैटरल है नहीं, 90 डिग्री है, राइट एंगुलर है तो बना नहीं सकती। तो जो सबसे लंबी वाली लाइन होती है, जो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है, उसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक। और जो बचा उसे हम लोग कहते हैं क्या, बेस, ठीक। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल, ठीक। तो हाइपोटेनस हमें पता करना है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा क्या, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। देखो जब पावर यहाँ पे 2 है तो ये इधर जाएगा, इक्वल के पावर इधर 2 है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो पावर 1/2। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा x बाई वाई इक्वल टू 3 होता है तो y अगर इधर जाता है तो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई वाई होता है कि नहीं होता। ये अभी ये मैं एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ। हाँ, जैसे कि x बाई वाई इक्वल टू 3 होता है तो x इंटू 1/y था, x बाई वाई का मतलब क्या हुआ कि x इंटू 1/y, है ना। देखो जब 1/y इधर गया तो क्या हुआ, मल्टीप्लाइड बाई इसका रिवर्स, 1/y का रिवर्स क्या होता है, y/1, ये हुआ x इक्वल टू 3 इंटू y/1। समझ में आया। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि x इंटू वाई इक्वल टू, अगर मैं बात करूं कि x इंटू वाई इक्वल टू मेरा 3 है तो x इक्वल टू 3 इंटू 1/y होता है, इक्वल टू 3/y होता है कि नहीं होता है। हाँ, समझ में आता है। तो ऐसे ही जब पावर मेरा 2 है, मीन्स कि पावर जब 2/1 होता है तो इक्वल के उस पार जब जाता है तो पावर 1/2 हो जाता है। मतलब कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल पावर हो जाता है 1/2। हाँ, समझ में आता है बात। हाँ, अब आ गया आपको समझ में, ठीक। मेरे ख्याल से ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन ये रियलिटी आप जानो। हाँ, क्यों कैसे होता है, ठीक। तो अब h इक्वल टू मेरा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल पावर 1/2, किसी का पावर 1/2 होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे लिखते हैं छोटा सा 2, यहाँ पे लिखते हैं 2, और जब मेरा 2 हमेशा कॉमन होता है इसलिए हम लोग 2 हमेशा इसको इरेज कर देते हैं। जब अगर यहाँ पे जैसे कि मैं मान लूँ अगर ये h³ इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता, हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी नहीं, अगर h³ इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता तो h इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मेरा बनता। समझ में आया आपको। यहाँ पे 3 यहाँ पे आ जाता, ठीक, मीन्स कि पावर 1/3 हो जाता है, ठीक। समझ में आया बात। हाँ सर, समझ में आ गया। अब देखो बात, ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p मीन्स 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है भैया, 4 प्लस b स्क्वायर, b क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 4 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 मीन्स की 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो जब यहाँ पे 2 है तो 2 2 का पेयर बनेगा। अगर यहाँ पे 2 है मीन्स कि 2 2 का पेयर निकलेगा, तो 2 2 का पेयर निकाल दो बाहर, 2 2 का पेयर निकालो, 2 गुणे 2 है ना, 2 इंटू 2 है। अब इसका एक पेयर निकाल दो मीन्स 2, और स्क्वायर रूट में बचा क्या 2, 2 रूट 2। समझ में आया। ये थी हमारी बेसिक कैलकुलेशन, यहाँ से आ गया मेरा 2 रूट 2 मीटर्स, ठीक। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे। देखो ये चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है, अगर इनको नहीं समझे आप तो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक। ये था मेरा ईस्ट, ये था मेरा वेस्ट, वहाँ नॉर्थ लिखा है, यहाँ साउथ लिखा है, ठीक। मेरा इस पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया 2 मीटर, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे गया 2 मीटर, फिर ए से सी अगर जाए वो तो कोई प्रॉब्लम है, 2 रूट 2 मीटर्स, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है AC को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक। क्या कहते हैं हम लोग AC को, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर देखो तो मैं अगर बोलूँ 2 रूट 2 जो है, अगर मैं बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट जैसे कि इसने क्या बोले, मैंने क्या बोला कि शुभम ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, आप बोल सकते हो 2 + 2 = 4 मीटर्स। लेकिन अगर मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया, उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो आप क्या बोलोगे 2 रूट 2 मीटर्स, है ना। उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 2 रूट 2 मीटर्स, और ये है बिल्कुल गलत। अब कहोगे कैसे,
ये आंसर अधूरा है। कैसे अधूरा है? देखो 2√2 तो उसे तब ये यहाँ से यहाँ भी तो ऐसे जा सकता था, या फिर हम लोग कहीं और भी तो ले जा सकते थे। मुझको थोड़े ही पता था कि ये जब डिस्प्लेसमेंट मैंने कवर किया तो मुझे ये थोड़े ही पता हुआ कि ये इस डायरेक्शन में गया है। मुझे सिर्फ ये पता हुआ कि इसने 2√2 मीन्स 2√2 मीटर्स को कवर किया, तो मैंने ये थोड़े ही समझा। मैंने समझा कि हाँ भाई डिस्टेंस, इसने डिस्टेंस 4 मीटर कवर किया, मीन्स कि हो सकता है ये ऐसे ऐसे भी कवर किया हो, और हो सकता है 2√2 तो फिर ऐसे आकर के हो जाए। है, हो गया कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट में अधूरा क्या रह गया? अधूरा रह गया डायरेक्शन। अगर मैं बता दूं कि ये नॉर्थ और ईस्ट के मिड में, मीन्स नॉर्थ ईस्ट में, कि अगर ये 2√2 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट में गया है, हाँ अगर मैं बता दूं कि ये 2√2 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट में गया है, तो मैं कहता हाँ 2 मीटर मेरा ईस्ट में गया, 2 मीटर मेरा नॉर्थ में गया। ठीक, ये हो गया 4 मीटर मेरा डिस्टेंस कवर। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये 2√2 मीटर्स मैंने नॉर्थ ईस्ट में कवर किया, तभी तो ये इस पोजीशन पे पहुंचेगा। अगर मैं डिस्टेंस की बात नहीं करता, इसकी बात नहीं करता, तो मैं कहता कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आप ऐसे 2√2 मीटर्स तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैसे भी आप करके बता सकते हो। लेकिन उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, स्पेसिफाई करना पड़ेगा डिस्टेंस का। ये जो था डिस्टेंस तब तो आपको पता था देख करके, लेकिन अब क्या है, अब आपको बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी बता दिए। लेकिन अब जब आपको ये भी नहीं दिया रहेगा तो आप क्या करोगे? तब आप करोगे आगे चल के यहाँ पे एंगल लिखोगे कि ये प्लेन से, हाँ कि ये ऐसे प्लेन से कितना एंगल ऊपर या कितना एंगल नीचे गया। ठीक, तो यहाँ पे कितने डिग्रीज जाएगा, तो यहाँ पे इस समय ये 45 डिग्रीज गया है, इसको मैं अभी बता दे रहा हूँ। लेकिन ये आगे कैसे चलेगा ये मैं बाद में बात करूँगा अगर टाइम मिला तो। ठीक, समझ में आया? तो देखो मेरे पास दो तरीके की डिस्टेंस को नापने की ही मेरे पास दो तरीके की क्वांटिटीज आ गई। एक जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है, वो क्या है? डिस्टेंस। एक वो जिसको स्पेसिफाई करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डिस्टेंस की भी आवश्यकता होती है। ठीक, जैसे कि मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, इन सारी चीजें दो तरीके की होती हैं, दो कैटेगरीज में होती हैं। एक वो जिनका सिर्फ स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से वो डिफाइन हो जाते हैं। ठीक, और एक वो जो मैग्नीट्यूड से सिर्फ डिफाइन नहीं होते, जैसे कि मेरा डिस्प्लेसमेंट था, मैग्नीट्यूड से सिर्फ डिफाइन नहीं होता, तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर मैं बाजार में जाऊं, कह दूं 2 किलो सब्जी चाहिए, हाँ 2 किलो सब्जी दे दिया, उसने क्या किया? मैग्नीट्यूड सिर्फ देखा, मैग्नीट्यूड भैया कितना? 2 किलो, हाँ भैया 2 किलो ले लो। ठीक, उसने कहा भैया, मैंने कहा भैया 5 मीटर का कपड़ा दो, 5 मिनट नाप करके कपड़ा दे दिया। वो थोड़े ही पूछेगा 5 मीटर का कपड़ा भैया नॉर्थ डायरेक्शन में चाहिए, साउथ डायरेक्शन। ठीक, तो ये ऐसे हो गया क्या मेरा, मतलब कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जिन्हें स्पेसिफाई करने के लिए, जिन्हें डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया? और वेक्टर वो होते हैं, मीन्स कि ये जो जिनके साथ मैग्नीट्यूड के साथ जो हमारा डायरेक्शन लग रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर्स। मीन्स कि फिजिकल क्वांटिटीज मेरे दो तरीके की होती हैं। मीन्स कि अब मैं हेडिंग डाल दूं कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब लिखने की बारी है। अब तो समझ गए यार, इतना बहुत ज़्यादा समझ गए। टाइप्स ऑफ पीक्यूज, फिजिकल क्वांटिटीज। पहला है स्केलर क्वांटिटी। ठीक, पहला हमारा क्या? स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो स्केलर क्वांटिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो ऐसा है, द फिजिकल क्वांटिटी which requires यू दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा सर जी, थोड़ा साफ लिखिए, गंदे कहीं का। ठीक, द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स only magnitude the physical quantity which requires only magnitude to describe
to describe them completely. To describe them, ऐसे लिखा करो आप भी, हाँ मैं बोलता हूँ आप लिखते जाओ, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, the physical quantity which requires only magnitude to describe them completely are called as scalar quantities. Oh my god, scalar, स्पेलिंग गलत होगी तो माफ करना बच्चा पार्टी। हाँ, तो देखो स्केलर क्वांटिटी क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, पूरा पूरा डिफाइन कर जाए। सब्जी चाहिए 2 किलो, 2 किलो मतलब पूरा पूरा हो गया। आप दुकानदार को बोलोगे भैया 2 किलो सब्जी दो, मतलब वो पूरा पूरा समझ गया, हाँ 2 किलो चाहिए, हाँ ले जाओ। सही है, 2 किलो दाल चाहिए, हाँ भैया 2 किलो लो, चले जाओ। ठीक, 2 लीटर दूध चाहिए, हाँ 2 लीटर लो, चले जाओ। ये क्या कर रहे हैं? ये उसको डिफाइन करने के लिए कंप्लीटली, हाँ फ्री है, सही है, सही है। ठीक, अब जैसे कि ये तो समझ में आ गया। अब वेक्टर क्या है? हाँ, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि मेरा लेंथ नहीं लिख सकता मैं, लेंथ भी लिखो, उसमें सबसे अच्छा है डिस्टेंस को लिखो। ठीक, नहीं गंदी राइटिंग है यार मेरी, इसीलिए तो मैंने मार्कर को छोड़ दिया। डिस्टेंस को आप कह सकते हैं। और उसके बाद में जैसे कि मेरा स्पीड है, वॉल्यूम है, एरिया है, ठीक, मास है, एक्सेट्रा। ये सारी जो चीजें हैं ये मेरी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि प्रेशर है, पावर है, हाँ ये सारी चीजें क्या है? मेरी स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। ठीक 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 सर, ठीक, बहुत बहुत ठीक, एकदम ठीक सर। अरे ठीक है सर, बहुत हो गया। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं? द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिफाइन और टू डिस्क्राइब देम कंप्लीटली ये किसी दिन मेरा ये वायर है जो टूट जाएगा और बड़ा मेहनत से खरीदा हूं उसको। हाँ, द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब देम कंप्लीटली आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ये ओ है कि क्यू है? क्यू है बाबू, क्यू, ठीक है। हाँ क्यू है, क्यू, क्यू यू ए है, ये ए है। अरे यार स्पेलिंग पता है बस। हाँ कहाँ इसमें भी। हाँ, तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड तो होगा ही भाई, मैग्नीट्यूड तो मस्ट है, मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो? एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब देम कंप्लीटली। उन्हें कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, एक्सीलरेशन की, फोर्स की, वेट की, हाँ एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हमारी क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, अब देखो वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब देम कंप्लीटली आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं मान लो चंद्रयान 2 को मुझे लॉन्च करना है, चंद्रयान 3 को लॉन्च करना है।
तू फेल हो गया, कोई बात नहीं, फेल नहीं हुआ है, बहुत काम का है। हाँ, सिर्फ विक्रम लैंडर फेल हुआ है, क्रैश कर गया बेचारा। ठीक, तो जैसे कि अभी मेरे को चंद्रमा पे कोई सैटेलाइट भेजनी है, अर्थ से मैं क्या करूँ, मुझको पता है कि भाई इतना किलोमीटर है मेरा चंद्रमा। ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ किलोमीटर का अभी मेरे को याद नहीं है। ठीक, तो उतना दूर है चंद्रमा। अब उतने दूर मतलब कि उतने स्पीड, मतलब ऐसा स्पीड सेट करके मैं उसको भेज दूँ, चंद्रमा पे पहुंच जाएगा। हो सकता है कहीं सूर्य पे पहुंच जाएगा, हो सकता है मतलब सूर्य पे कहाँ जाएगा, तब तक फ्यूल ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सीधे ऐसे चलता जाएगा। ठीक, तो मतलब कि मेरे को ये नहीं पता कि मतलब कहाँ जाएगा, अगर मैं ऐसे ही छोड़ दिया तो नहीं पता। लेकिन अगर मैं उसको बोलूँ हाँ इस फलाना डायरेक्शन में हाँ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुम अगर फ्लाई करोगे, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर तुम जाओगे, हाँ मेरा सैटेलाइट अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, तभी ये मून पे हमारा पहुंच सकता है। तो हम लोग क्या करें, एक डायरेक्शन बता रहे हैं, मतलब कि वो जो मून पे पहुंचाया जा रहा है वो स्केलर क्वांटिटी से नहीं, वेक्टर क्वांटिटी से पहुंचाया जा रहा है। ठीक, उसमें वेक्टर क्वांटिटीज़ की हेल्प लेनी पड़ रही है। समझ में आया? तो अब हम लोग स्केलर क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे हैं, को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और को कहते हैं डिस्टेंस। क्या कह रहे हैं सर, डिस्टेंस पहला का होता है जी। हाँ, तो व्हाट इज डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ लेंथ। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा बकवास करता हूँ ना, आदत है थोड़ी थोड़ी। द एक्चुअल पाथ लेंथ covered by an object is called as distance covered by मेरा हाथ करने लगा दर्द। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी और ऑब्जेक्ट बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैं मान लूँ कि मेरा ये रोड है और मैं रोड पे यूं 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 करके मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब कि अब देखो यहीं पे है खास बात। रोड पे यहाँ पे एक पोल लिखा हुआ है, ये है पॉइंट ए, यहाँ पे एक पोल लगा है, हाँ एक पोल लगा है, और यहाँ पे लिखा है बी 20 मीटर्स, बी 20 मीटर्स। अब बी पॉइंट मेरा यहाँ पे है। ठीक ठीक, अब मैंने क्या किया, अपने बाइक का ओडोमीटर ना, मतलब ओडोमीटर को मैंने कर दिया रीसेट। ओडोमीटर समझते हो? हाँ सर, समझते हो, जो मीटर बताता है ना, जो डिस्टेंस कितना, मेरा जो आगे वाला चक्का होता है मोटरसाइकिल का, वो जो जितना घूमता रहता है ना ओडोमीटर बढ़ता रहता है। हाँ वही, हाँ तो ओडोमीटर क्या बताता है कि कितना डिस्टेंस, हम लोग कितना डिस्टेंस कवर किए हैं अभी तक, मेरी बाइक ने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको कहते हैं हम लोग ओडोमीटर। वो जो मीटर होता है ना, वो जो खूंटी ऐसे बदलती रहती है, हाँ वही। हाँ, तो जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक है 20 मीटर। इस पोल पे लिखा है क्या, जो बी पॉइंट है वो 20 मीटर है। अब मैं क्या किया, ये सीधे सीधे की बात कर रहा था, मैंने क्या किया, बोआएं 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 लेकर के गया। अब मैं पहुँच गया भैया 50 मीटर, 50 नहीं, 45 मीटर तक पहुँच गया लगभग। मेरा ओडोमीटर ने बताया, मेरे ओडोमीटर ने बताया 45 मीटर, और ये बी पॉइंट जो था वो यहाँ ए पोल वाला ये बताया 20 मीटर। तो भाई फ्लॉप, मतलब गड़बड़ी कहाँ है, गड़बड़ी नहीं है कहीं, ना तुम्हारा ओडोमीटर गलत है और ना ये जो मीटर नापा गया था ये गलत है। हाँ सर जी, पहली बार इधर आए हैं ना। हाँ, तो ये जो ये जो दूरी है, ये जो नापी गई थी, ये रोड के हिसाब से नापी गई थी। रोड पे क्या लिखा गया था, ये है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच में, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये डिस्टेंस भी हम लोग कह सकते हैं, एक तरीके का डिस्टेंस है भाई, यहाँ से यहाँ तक का। और क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब भाई इसको लेकर के जाओगे यहाँ 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 यहाँ, हाँ तो ये डिस्प्लेसमेंट भी है ना। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बताया गया था, मीन्स कि एक तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट बताया था। ठीक, और ये जो मैंने चला है, ये फालतू का जो चला है, ये है क्या, डिस्टेंस। ठीक, समझ में आ गया? हाँ सर जी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आज हलवा हो गया।
खास स्टडी बनवाएंगे हम। स्टडी नहीं भैया जी हैं आपकी। कुछ ज़्यादा हो गया। हाँ, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को हम लोग कॉमनली मीटर्स में यूज़ करते हैं, ठीक। डिस्टेंस को हम लोग जब मेज़र करते हैं वो मीटर्स में ही मेज़र करते हैं। और अब हमारा अगला प्रॉपर्टी मतलब टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट, अब किसी भी चीज़ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा B/W करके हम लोग बिटवीन भी लिखते हैं ना, चलो ऐसे ही रहने तो, थोड़ा नया पुराना है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन is called as displacement। ठीक, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट ने जो भी डिस्टेंस कवर किया, जितना भी पाथ लेंथ कवर किया है, उसका एक इनिशियल पोजीशन होगा, एक फाइनल पोजीशन होगा, ठीक है। अभी तक मैं जितना नाचा उसमें एक इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन, यहीं पे खड़ा था, यहीं पे खड़ा हो गया, एक यही इनिशियल पोजीशन, यही फाइनल पोजीशन। अब इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अब यहीं पे था, यहीं पे नाप लो, 0 मीटर। मैंने क्या डिस्प्लेसमेंट कवर किया? नहीं, 0। हाँ, तो इस पर एक अच्छा सा मतलब आप देखना, यूट्यूब पे एक वीडियो है अ डे विद RD शर्मा, शायद नहीं RD शर्मा नहीं, HC वर्मा का है। हाँ, अ डे विद HC वर्मा, उसमें ये मतलब इसके बारे में मज़ा है, उसको देखना ज़रूर। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मेरे को पता नहीं वो कौन है, लेकिन बहुत ही अच्छे हैं। HC वर्मा सर को तो जानता हूँ, वो तो मतलब कैरेक्टर्स थे वीडियो के। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो देखो, जैसे कि उसी की कहानी बताऊँ क्या? नहीं, उसकी कहानी नहीं, दूसरी कहानी सुनो, उसको देख लेना, ठीक। तो क्या हुआ, जैसे कि मेरा शुभम दोस्त ने 2 मीटर इधर तय किया था, 2 मीटर इधर तय किया था, ठीक। और लास्ट में आकर के फिर वो इधर आ गए, मान लो फिर आ गए, फिर 2 मीटर इधर आ गए। अरे सर ये 2 मीटर लो, 5 मीटर ले लो यार, क्या प्रॉब्लम है? जहाँ पे मज़ा आए वहीं देखो। फिर क्या किए, वो 2 मीटर इधर आ गए, फिर 1 मीटर इधर आ गए, ठीक। A पे चालू किए, B पे गए, B से C पे गए, C से D पे गए, D से E पे गए, E से फिर A पे आए। तो उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया? 5 मीटर, 2 7 मीटर, 7 5 12 मीटर, 12 और 2 14 मीटर, 14 1 15 मीटर। उन्होंने डिस्टेंस जो कवर किया वो कितना था? 15 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट उन्होंने कवर किया वो कितना था? क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है? ये। फाइनल पोजीशन क्या है? यही। फाइनल पोजीशन है ए, इनिशियल पोजीशन है ए। ए और ए के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0 मीटर्स, ठीक। समझ में आया? उन्होंने डिस्टेंस 15 मीटर का कवर किया, डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर का कवर किया। फॉर एग्जांपल मैं एक बॉल है जो मैं यहाँ से, हाँ, नीचे से अप करता हूँ, ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है। हाँ, मतलब अर्थ से हमारा थोड़ा एयर में जाता है, एयर से फिर मेरा अर्थ में आता है। तो इसमें डिस्टेंस कितना कवर किया गया? जितना हाइट गया और उतना हाइट आया, मतलब कि इस जितना हाइट है उसका डबल कर दो, ये हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जहाँ से शुरू किया वहीं पे ख़त्म किया, तो हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक। इतना हो गया। अब हम लोग बात कर लें डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है? तो हमारा जो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्केलर और वेक्टर नहीं, हम लोग बात कर लें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। स्केलर और वेक्टर तो समझ में आ गया ना। स्केलर क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, ठीक। हो गया ख़त्म। अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक। मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक।
ठीक, जैसे कि मान लो यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4। ठीक, मेरे दोस्त ने क्या किया, यहाँ से 3 पे सबसे पहले गया, 0 से यहाँ एक यहाँ से शुरू किया, 0 से 3 पे गया, 3 से 2 पे आया। ठीक, यहाँ पे A है, यहाँ पे B, O से A पे गया, A से B पे आया, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 3 और 1 4, 4 का डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 4 यूनिट। ठीक, हाँ यू मतलब समझ में, 4 यूनिट्स। और डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। समझ में आई बात? अब समझ में आ गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। ठीक, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इस डायरेक्शन में आऊँ तो अगर ये मान लो कि यहाँ से 0 से A पे गया और A से मेरा फिर -1 -2 होता है, फिर A से यहाँ पे मेरा अगर B है, अगर यहाँ पे मेरा B है, तो अब बात करें तो अब जो होगा मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये होगा डिफरेंस। 0 से कितने पे गया, 3 से फिर 0 पे आया, 3 3 6 और 2 8 यूनिट गया, 8 यूनिट्स गया, ये डिस्टेंस कवर किया। डिस्प्लेसमेंट 0 से स्टार्ट किया था, 3 पे गया था, 3 से फिर 2 पे गया था, मतलब ये इनिशियल है और ये फाइनल है। फाइनल क्या है, -2 और फिर इनिशियल क्या है, -0, -2 -0 इक्वल टू -2 यूनिट्स। ठीक, मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस मेरा हमेशा पॉजिटिव ही होगा। डिस्टेंस जो होगा वो 0 भी नहीं होगा। डिस्टेंस मेरा 0 कब होगा, जब वो मोशन नहीं करेगा। ठीक, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तब वो मेरा डिस्टेंस 0 कवर करेगा, नहीं तो वो डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव ही कवर करने वाला। और डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। डिस्टेंस जो होता है मेरा वो स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट जो होता है मेरा वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, हाँ सर जी समझ में आ गया। अब इस पे थोड़े क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस देख लो। कितने देर का हो गया यार, अरे 47 मिनट का हो गया, लेकिन अच्छे से समझ में आया ना, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। एक क्वेश्चन तो वो कर लिए थे, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग कि एक क्वेश्चन है कि मेरा एक दोस्त है, वो इधर 4 मीटर गया, इधर 3 मीटर गया, हाँ, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 7 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया वो निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसे निकालना है। इसे निकाल करके आप आंसर को कमेंट में कर दीजिएगा, क्या बोलते हैं उसको, कमेंट कर दीजिएगा, और क्या, हाँ आंसर को कर दीजिएगा कमेंट। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में, क्योंकि ये वीडियो हो गया बहुत ही लंबा। और लंबा होने का मतलब है कि लंबा इसलिए हुआ क्योंकि ये बहुत ही डीप में आप लोगों ने समझ में आया ना, हाँ, तो इसलिए ये वीडियो हो गया लंबा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में, फिर ग्राफ्स देखेंगे, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे, और तब होगा फिर क्वेश्चन और कुछ करेंगे और हमारा हो जाएगा चैप्टर ख़त्म। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।